प्रिय छात्रों, तालाब कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। तो कुएं की तरह गहरे बनो, शुद्ध बनो। इन्हीं बातों को ध्यान रखते हुए आज का अध्याय फिजिक्स में स्टार्ट करते हैं आगे। विमित विश्लेषण में हम लोग एक पद्धति से दूसरी पद्धति में चेंज करना पड़ चुके थे। आज देखेंगे कि किस तरीके से विमित समीकरण की सहायता से हम किसी भी समीकरण के शुद्धता का पता कैसे चलता है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली चीज़ इसमें जो बोली जाती है, जैसे आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसमें चलता है विषम विमाओं की समांगता का सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसमें क्या है कि कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सूत्र आप ले लें, अगर वो सत्य है, सत्य का मतलब अगर वो सही है, तो उसके दोनों पक्षों के में जो भी भौतिक राशियाँ प्रयोग की जा रही हैं, उन भौतिक राशियों के विमित सूत्र बराबर होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक फेमस सूत्र ले लें, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का जो निर्माण हुआ है, यानी बल का जो निर्माण हुआ, फोर्स का निर्माण किससे हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन से हुआ है। तो इस पक्ष की विमा टोटल यानी m, बल का विमित सूत्र mLT-2 होता है। ठीक है, और इस पूरे पक्ष का विमित सूत्र आपस में कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, अगर वह समीकरण सत्य है तो। ठीक है, लेट वी सी हियर। द्रव्यमान का रखें, द्रव्यमान का विमित सूत्र m, त्वरण का रखें, दिस इज LT-2। इसका मतलब ये हुआ कि इधर का विमित सूत्र इस वाले पक्ष के बराबर, ये दोनों पक्ष एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या कहेंगे कि ये वाला जो समीकरण है आपका, ये समीकरण सही है। कोई भी समीकरण, किसी भी समीकरण की सत्यता आप इसी बात के आधार पर जानते हैं कि वो समीकरण सत्य है या असत्य है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि किसी समीकरण अथवा सूत्र के में विमित संतुलन के लिए क्या आवश्यक है कि उसके दोनों पक्षों में परस्पर जोड़ने या घटाने वाले प्रत्येक पद की विमाएं समान होनी चाहिए। इसे विमाओं की समांगता का सिद्धांत कहते हैं। अतः किसी समीकरण अथवा सूत्र के विमित संतुलन की जांच करने के लिए उसके दोनों पक्षों के पदों की विमाओं की जांच करते हैं। यदि दोनों पक्षों की विमाएं ठीक बराबर हैं तो समीकरण सत्य है, अगर बराबर नहीं आती हैं तो वो समीकरण कैसा है आपका, असत्य है। फॉर एग्जाम्पल अगला वाला लेते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखिए, t इक्वल से 2π√L/g। इसकी आपकी सत्यता की जांच आपको उसमें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि उस भौतिक राशियों में, उस सूत्र में जो भौतिक राशियाँ दे रखी हैं उनके मतलब क्या है। तो जो t दिखाई दे रहा है आपको, ये है आपका आवर्तकाल। ठीक है, तो इसका विमित सूत्र, आवर्तकाल जो समय को नापता है, समय यानी सेकंड, आवर्तकाल की परिभाषा एक दोलन करने में लगा समय। ठीक है, आपका आवर्तकाल कहलाता है। अब बात करते हैं आगे, तो इस वाले पद का, इस पूरे की वैल्यू, इसका पूरे का विमित समीकरण क्या आ गया, टी आ गया। अब जो दूसरा वाला साइड है, इस पूरे फैक्टर का मान किसके बराबर आना चाहिए, ये भी टी के बराबर आना चाहिए। ठीक है, चेक करते हैं। 2π पे कॉन्सेंट्रेट करिए। 2π क्या है, एक आंकिक मान है, नियतांक है। 2π फिक्स वैल्यू है। ठीक है, इसका भी कोई विमित सूत्र नहीं होगा। बात चलती है एल के बारे में। एल सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई। ठीक है, तो इसका विमित सूत्र लंबाई, इसलिए लेंथ एल। जी के ऊपर बात करते हैं। जी क्या है, जी आपका गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, तो इसका विमित सूत्र क्या बनता है, LT-2 होता है। तो LT-2 होने से अब ये दोनों वैल्यू अगर यहाँ प्लेस करिए इस फॉर्मूले में, का मतलब क्या हुआ कि L की जगह पर आपने कैपिटल L रखा। ठीक है भाई, अपॉन नीचे LT-2 रखा। ओके, ठीक है ना, L से L खत्म हुआ। ये T-2 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √T का स्क्वायर। और टी स्क्वायर का क्या मतलब होता है, टी स्क्वायर, तो ये रहा बार, रूट का मतलब होता है पावर कितनी आएगी, 1/2। तो 1/2 से ये 2 कैंसिल हुआ, क्या रहेगा, केवल टी बचा। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले पक्ष का भी विमित सूत्र क्या है, टी है, और इस पूरे का भी हमने वैल्यू के बराबर निकल के आया, टी के बराबर निकल के आया। अतः इस समीकरण के दोनों पक्ष एक दूसरे के आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अतः ये समीकरण सत्य है, इट इज़ राइट। क्लियर है। अगला उदाहरण लेते हैं, इसमें ये चीज़ बताएगी। दूसरे उदाहरण और देख लेते हैं। तो अगला जो उदाहरण दे रखा है उसमें तरंग की चाल के लिए सूत्र v इक्वल्स टू √T/m की सत्यता की जांच करनी है आपको, और ये बताना है कि इसमें जो क्या है, t जो है वो डोरी का तनाव है और m उसकी एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। ठीक है, तो इसकी आपको जांच करनी है कि ये समीकरण सत्य है या असत्य है। ध्यान से देखिए, आप लोग क्या करेंगे कि v के लेके चले,
v क्या है, तरंग की चाल है, चाल का विमीय सूत्र, ठीक है। जैसे मैंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में, विमीय सूत्र याद करके चलो। अगर विमीय सूत्र याद करने तो आपको उसका क्या पता होना चाहिए, सूत्र अच्छे तरह से लर्न होना चाहिए। तो वहाँ से विमीय सूत्र उसका क्या निकल के आएगा, LT-1 निकल के। जिन छात्रों ने वीडियो नहीं देखा वो देख लें अच्छे से। तो अंडर√T/m पे आते हैं, तो इस वाले पक्ष का विमीय सूत्र आएगा LT-1, ठीक है। अब अंडर√T/m पर आ जाओ। अंडर√T/m के बाद सीधी सीधी बात करते हैं। तो टी का मतलब उसने बोला तनाव बल, क्या है, तनाव, तनाव का मतलब है फोर्स। तो अंडर रूट तनाव की जगह MLT-2, ये उसका हो गया। अपन m आप कहोगे सिर्फ m तो सर द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान की जगह m रख दो। चलो अभी थोड़ी देर में आपको यही मान के चलता हूँ, ठीक है। वैसे गलत है ये, ठीक है। क्या करा, सिर्फ आपने कहा m है सर, तो m की जगह केवल m रख दिया। आपने ध्यान नहीं दे रहे, वो क्या कह रहा है, एकांक लंबाई का द्रव्यमान। यहाँ पर आप गड़बड़ कर देंगे, ठीक है। इसका विमीय सूत्र केवल m नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, m/l रखेंगे, ठीक है। 1 मीटर लंबाई में कितना द्रव्यमान एग्जिस्ट कर रहा है वो वैल्यू है केवल m, केवल द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इस m से ये m कैंसिल हुआ, ये l ऊपर जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, l का गुणा L2T-2, क्लियर है। अब रूट से इसका रूट हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा, l की जगह 1 रह जाएगा और इधर की जगह T-1। तो इस तरह से ये देखा आपने, ये दिया गया समीकरण पूरी तरह से क्या है, आपका सत्य है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो, अगर आप किसी की जगह केवल m रखते, l नहीं लिखते, तो ये समीकरण एडजस्ट नहीं करता। दोनों तरफ के विमीय सूत्र जो हैं वो एक दूसरे के बराबर नहीं आते। तो आप क्या मान के चलते कि ये वाला समीकरण सर ये तो गलत हो गया, ठीक है। तो ये गलत नहीं है, ये सही है। तो आपको जो भौतिक राशि दे रखी है, जो सूत्र दे रखा है, उसमें आपको पता होना चाहिए कि वो राशि क्या है, वो किस चीज़ को निर्णय करे, केवल द्रव्यमान है या प्रति एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। बी कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है K = 1/2 I ω²। K क्या है आपका, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, ऊर्जा की विमीय सूत्र। तो K का विमीय सूत्र आप क्या लेंगे, K का विमीय सूत्र आप क्या लेंगे, ML2T-2, ठीक है। तो आपने लिख दिया K का विमीय सूत्र ML2T-2। अब बात का जो ये पूरा फैक्टर बचा हो, ये जो फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इस पूरे का विमीय सूत्र भी यही आना चाहिए, तब तो ये समीकरण सत्य है, अन्यथा गलत है, ठीक है। लेट वी कॉन्सेंट्रेट, 1/2 हटाओ, 1/2 का कोई विमीय सूत्र नहीं। आई क्या होता है, आई होता है जड़ता गुण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका विमीय सूत्र जो चलता है mr² से चलता है, इसका सूत्र होता है mr²। तो m मास m आ जाएगा, दूरी दे रखी है r की जगह पर, चूँकि l लेंगे, इस समय पीछे वाले वीडियोज़ में बता चुका हूँ किस तरह से विमीय सूत्र निकालते हैं, ठीक है। ω² पे आ जाओ। ω² जो होता है वो क्या होता है आपका 4π² n² भी होता है, और T² अपॉन में करना चाहते हो वो भी होता है, ठीक है। तो 4π हटा दोगे, 4π² का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई भी सूत्र नहीं होगा। आवृत्ति आ जाती है n, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी की क्या होती है, T-1 होती है, चूँकि n² लगा हुआ है इसलिए 2 आ गया। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, ML2T-2। इसका मतलब जो समीकरण आपको ये दिया गया है वो समीकरण पूरी तरह से सत्य है। क्लियर, सभी को क्लियर हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फर्स्ट ईयर और इंटर दोनों ही इस साइड के मतलब क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अगले वाले पॉइंट पे आती है जल्दी से। अगला वाला पॉइंट आपके लिए ये कह रहा है कि अगर वो राशि अन्य कितनी भी राशियों पर निर्भर करे तो उनका फार्मूला भाई कैसे बनाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले फार्मूला बनाने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि वो जो भौतिक राशि दे रखी है वो अन्य राशियों पर कैसे निर्भर करती है, उनके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। डिपेंड करने का मतलब बच्चे नहीं समझ पाते हैं। डिपेंड करने का मतलब होता है कि जैसे वो राशि किन किन राशियों से मिलकर बनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी देखा था आपने T = 2π√L/G, ठीक है। तो ये वाली जो आवर्तकाल T है वो किन किन राशियों से मिलकर बना, L से बना है और G से बना है। तो यहाँ पर उसने यही कहा है कि R प्रोपोर्शनल x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c। का मतलब क्या है कि आपको उस फॉर्मूले से संबंधित राशियों रखनी है और उनके ऊपर पावर लगा देनी है। कैसे कि मान के चलो कि आपने लिखा कि आपको प्रश्न में ये लिखा हुआ मिलेगा कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल t जो है वो लंबाई l पर निर्भर करता है और गुरुत्व त्वरण g पर निर्भर करता है। ये चीज़ आपको लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। अब आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सब यहाँ प्रोपोर्शनल लगा दो। सवाल जैसे यहाँ पर ये वाली चीज़ कह रही है, यहाँ पर पावर लगानी है a और यहाँ पर दूसरी की जो दूसरी राशि दे रखी है उसकी पावर लगा दो b। अब दोनों को प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाइए। जब प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट, अब कांस्टेंट ले लिए k, l पावर a एंड g की पावर आपकी b। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला बना दिया। अब क्या करना है इसके बाद में आपको इन दोनों पक्षों के विमीय सूत्र रखने होते हैं,
देखें कैसे, जैसे जो भौतिक राशि आपको मिली, इधर क्या मिला था टी, ठीक है, नोट करते चला करिए, ये मिल गया टी, तो टी की पावर कितनी है यहाँ पर 1 है। अगर कोई कहे कि एम की पावर कितनी है तो एम की पावर आप कह दो 0, एल की पावर कोई पूछे तो एल की पावर कितना कह दो 0, ठीक है। अब आपने देखा बराबर लगाया था, कांस्टेंट आया, के का कोई भी सूत्र नहीं होता। अब क्या था उसके बाद एल की पावर है, एल क्या थी लंबाई, ठीक है, तो लंबाई की पावर, अब हमने क्या करना है उस लंबाई को उसके विमित सूत्र के पदों में लिख रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण एल टी माइनस 2, पावर कितनी बी, ठीक है। अब इन पावरों को अंदर ले आइए, ठीक है भाई, अंदर ले आते हैं तो क्या अंदर मल्टीप्लाई किया, एल की पावर ए आ गया, यहाँ पर एल की पावर बी आया, आगे टी की पावर -2 भी आया। अब आधार जब समान होते तो ऊपर की घातें आपस में क्या कर देते हो, जोड़ देते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल की पावर ए प्लस बी हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा टी की पावर -2 भी हो गया भाई, क्लियर है। अब इधर वाले समीकरण में यानी ये जो पावर्स हैं एल की पावर 0, एम की पावर 0, टी की पावर 1, इन पावरों को इधर वाली पावरों के इक्वल कर लो। का मतलब क्या है कि यहाँ पर एल की पावर क्या है ए प्लस बी, यहाँ पर एल की पावर कितनी है भाई 0, तो यहाँ से क्या समीकरण मिल जाएगी, एक समीकरण आपको मिल जाएगी ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पावर कितनी है -2b, यहाँ पर पावर कितनी है +1 है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2b इक्वल्स टू किसके 1, ओके, समझ में आया। तो अब क्या करो, इन दोनों समीकरणों को ध्यान रखना, आप a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और 2 - 2b इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो अभी हमने समीकरण आपको बताई, एक समीकरण क्या लिखी थी, एक समीकरण लिखी थी a प्लस बी इक्वल्स टू 0 और एक लिखी थी -2b इक्वल्स टू 1। अब क्या करना है, अब इन समीकरणों से जो भी ये कांस्टेंट आपने दिए हैं इनकी वैल्यूज़ निकाल लो। जैसे b का मान निकाला तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई में हो रहा है, ये उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/2। कुछ बच्चों को अगर दिक्कत हो रही हो तो पीछे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो दे रखे हैं जो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देंगे, वो जाके देख लीजिए। इसी तरह से a का मान निकाल लो, तो a का मान निकालने के लिए b का मान प्लेस कर दो, b की वैल्यू रख दी आपने -1/2 इक्वल्स टू 0। अभी -1/2 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इसका मतलब कि a का मान क्या आ जाएगा 1/2। इस तरह से a की वैल्यू आ गई 1/2 और b की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब वहीं पहुंचो समीकरण में, क्या समीकरण की t प्रोपोर्शनल l की पावर a लिखा था तो l की पावर 1/2, b की पावर b लिखा था t की पावर b, ठीक है, तो t की पावर में क्या लगा दो, दोबारा लिख देते हैं t प्रोपोर्शनल l की पावर आई थी 1/2 हो गया भाई, और g की पावर -1/2, b लिखी थी -1/2। क्या किया आपने सिर्फ इतना किया है कि जो a और b के मान वह पहले वाले समीकरण में रखे थे उन समीकरणों की जगह उनके मानों को प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब अगर g को नीचे ले जाए यानी अपॉन अगर करके लिखना चाहें, अगर इसको इसके नीचे बटे करके लिखना चाहें तो दिस विल बी प्लस, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट लगा के लिख सकते हैं, ठीक है भाई, तो रूट लगा के लिख सकते हो, उसे कैसे लिख सकते हो √L/G हो गया, ठीक है। और अब रह गया वो कांस्टेंट, जो कांस्टेंट किसके बराबर था t इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट लिख सकते तो 2π√L/G, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये 2π की वैल्यू कहाँ से ले आए, तो भाई ये कंडीशनल है, ये डिपेंड करती है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, आप डायमेंशंस के द्वारा इनके मानों को पता नहीं कर सकते, ये आप केवल अपनी नॉलेज के बेस पर या एक्सपेरिमेंटल विधि के द्वारा इन मानों को पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था विभिन्न भौतिक राशियों के द्वारा उनका संबंध स्थापित करना। इस समीकरण को अच्छे से देख लीजिए, वही तरीका है जो चीज़ अभी आपको बताई, ठीक है। आगे अब इसमें क्या होता है कि किसी समीकरण में चर नियतांकों के मान कैसे निकाले जाते हैं, एक और देख लीजिए, लास्ट होगा आई थिंक। तो किसी समीकरण में नियतांक अथवा चरों के विमित सूत्र ज्ञात करना, मतलब वही है कि पक्षांतर करना होता है इसमें। भाई अभी आपने स्टार्टिंग में पढ़ा ही था, देखा ही था क्या कि उसमें अगर कोई भी राशि जैसे दे रखी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लेके चलें v इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक है, ये वाला समीकरण है, ये गति का समीकरण है, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण इसको बुलाया जाता है। तो इसमें हर एक पद जो है एक दूसरे के साथ में विमीय संतुलन बनाता है, यानी हर एक पद का विमीय सूत्र एक दूसरे के बराबर होगा। देखिए कैसे कि वेलोसिटी है, वेग v जो होता है लास्ट वेलोसिटी, ठीक है, या फाइनल वेलोसिटी, तो उसका विमीय सूत्र LT-1, क्लियर है। ये इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, यू क्या बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हो चाहे फाइनल वेलोसिटी हो, कोई सी वेलोसिटी हो, इसका डायमेंशंस LT-1 प्लस a एक्सेलरेशन है तो LT-2, फिर t समय दे रखा होता है टाइम t, तो ये पावर -2 और +1 करोगे तो ये भी क्या रह जाएगा -1 रह जाएगा। तो इसके साथ में
बिल्कुल क्लियर है कि अगर कोई समीकरण दे रखा है तो उस समीकरण में चाहे कोई भी फैक्टर जुड़ रहा हो या घट रहा हो या एक और दे रखा हो, ठीक है, तो उनके प्रत्येक पद के विमिश्र सूत्र आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो अब इन समीकरणों से हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। जैसे ए का विमिश्र सूत्र अगर आपको निकालना है या बी का विमिश्र सूत्र निकालना है, तो इनमें से किसी को भी आपस में एक दूसरे के बराबर कर दो, उसका वैल्यू को पता कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, इसलिए मैंने ये दोनों ही क्लासों के लिए शामिल करके चले हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, इसमें एग्जाम्पल जैसे दे रखा है, ये ले लेते हैं। सबसे पहले छोटा सा ले लेते हैं, x इक्वल्स टू, देख रहे हो आप लोग, ध्यान से देखते रहिए, बड़ा आनंद आएगा। x इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको उसमें क्या क्या चीज़ें, ये सब मान गिवन है। देखिए x का मान उसने कह दिया मीटर में है, t का मान सेकंड में है, a तथा b जो है आपके क्या हैं, आपके कांस्टेंट हैं। ठीक है, ए तथा बी के विमिश्र सूत्र निकालने, इनके मात्रक बताने, भौतिक राशि होंगी वो बताना। ओके, तो सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आपको करना ये होगा कि इनकी जो राशियाँ दे रखी हैं, इन राशियों को एक दूसरे के बराबर कर दो। मतलब क्या हुआ कि x इक्वल्स टू किसके हो जाएगा भाई, ए टी के हो जाएगा, ए टी लिख लिया। अब मान किसका पूछ रहा है, वो a का पूछ रहा है, तो सबसे पहले a का मान निकाल लो। a का मान कैसे निकल जाए, t मल्टीप्लाई में होता है तो क्या पहुँचेगा इसके नीचे, यानी क्या हो जाएगा x अपॉन टी, देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद अब विमिश्र सूत्र लगा दो। विमिश्र सूत्र उसने कह दिया कि x क्या आपका दूरी है, तो दूरी का विमिश्र सूत्र क्या होता है आपका, l होता है। समय का विमिश्र सूत्र क्या होता है, t होता है। तो ये t ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, LT - 1, दैट्स ऑल, बस, है ना सरल। अब देखो आगे, अब अगर इसका मात्रक आप पता करना चाहें तो मात्रक पता करने के लिए l का मात्रक क्या लिखोगे, मीटर, और समय के लिए, t के लिए समय का मतलब सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी, ठीक है बेटा। आगे वाला देखें, अब अगर इसमें दूसरा वाला फैक्टर अगर दे रखा होता, जैसे बी टी स्क्वायर वाला लेके चले, तो बी टी स्क्वायर में क्या है, बी टी स्क्वायर में है कि x इक्वल्स टू बी टी का स्क्वायर, तो b का मान निकालना है, तो b इक्वल्स टू जैसे वहाँ पे किया था, तो x अपॉन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर आ जाएगा, x अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, विमिश्र सूत्र की बात करें तो x की जगह l दूरी में है, t समय है, t की पावर 2, ये 2 हो जाए ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हो, LT - 2। अब विमिश्र सूत्र क्या हो जाएगा, L की जगह मीटर, सॉरी मात्रा क्या हो जाएगा मीटर, और T की जगह क्या लिखोगे, सेकंड की जगह -2, या अब बटे में अपॉन में करके लिखना चाहो तो मीटर अपॉन सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से हम मानों को पता कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से देखो ये वाला जो समीकरण है, इस समीकरण का मेन पार्ट मैं लिख देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन है वो लिख नहीं पाया, आ नहीं पाया। तो इसका जो समीकरण बनेगा वो ये था कि कोई भी एक राशि है, ये v का जो मान है वो डिपेंड करता है किसी समीकरण के द्वारा, v इक्वल्स टू a प्लस बी टी प्लस c अपॉन d प्लस टी, ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट होगा। ठीक है, तो इसमें उसने जानना चाहा कि a का विमिश्र सूत्र क्या होगा, b का विमिश्र सूत्र क्या हो, c का क्या होगा, d का क्या होगा। तो वैसे तो सभी ये एक दूसरे के साथ में विमिश्र सूत्र बनाते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ विमिश्र सूत्र में एक दूसरे के क्या है, इक्वल हैं। तो इसमें से किसी का भी जिसका मान पता हो उसके मान को आधार बनाते हुए सबके मान निकाल लो। तो जब स्टार्टिंग में क्या किया आपने, v इक्वल्स टू ए केवल इन दोनों पदों के ले लिए, तो डायमेंशंस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो जब v का विमिश्र सूत्र आपको पता है LT - 1 है, तो a का भी वही होगा, LT - 1। दूसरे केस में आपने क्या कर दिया कि v इक्वल्स टू किसके, BT के, है ना। तो अब b का जब विमिश्र सूत्र निकालो तो t का पहुंचेगा अपॉन में, देख लो यहाँ पर LT - 1 t - 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी दिए गए समीकरण में से उसके नियतांकों का मान निकाल सकते हैं, विमिश्र सूत्रों का पता कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो को आप बहुत ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, और ये जितने भी आप अब तक वीडियो देख चुके हो उन सब का मैं एक समरी निकाल के क्वेश्चन पेपर दूंगा। ठीक है, उस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करना है, सॉल्व करके दिखाना, मुझे पता चले कि मेरी मेहनत कहाँ तक कामयाब हो रही है, कहाँ तक आप लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, तरक्की करो। जय हिंद, जय भारत।